अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 जारी हो चुकी है। आखिरकार किसे मौका मिला तो किसे नहीं, किसे ड्रॉप किया गया तो किसे धक्के मारकर बाहर, और किसके साथ पॉलिटिक्स खेलकर अंदर लाया गया। आइए देखते हैं कि भाई साहब किसका किसके साथ रिलेशन चल रहा है। तो आइए देखते हैं भाई साहब किसको जानबूझकर बाहर किया गया। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बस बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, बस कुछ ही दिन के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चालू होने वाला है। और इस मैच के दौरान आप देखने की कोशिश करोगे मैच कम, पॉलिटिक्स ज़्यादा खेली जाएगी। 19 अक्टूबर से टीम इंडिया खेलना चालू करेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, और 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक टोटल 3 मुकाबले होंगे ओडीआई के। आइए बात करते हैं कि 19 अक्टूबर को जो होने वाला मुकाबला, उसके अंदर क्या प्लेइंग 11 रखी जा सकती है टीम इंडिया की। हाँ, इस मुकाबले के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके रोहित और विराट हैं, ये दो के दोनों खेलेंगे। और उसी के साथ साथ अगर सूर्या भाई की बात कर लें तो आपके सूर्य कुमार यादव साहब नहीं रहेंगे, क्योंकि ये T20 के कप्तान हैं। अब क्या T20 के कप्तान हैं तो ओडीआई के अंदर नहीं खेल सकते? अरे भाई साहब, खेल सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल T20 के लिए बने हैं। और उसी के साथ साथ अगर सूर्य कुमार यादव की देखें तो ये भी मुकाबला खेलेंगे, लेकिन ये खेलेंगे 29 अक्टूबर से, क्योंकि 29 अक्टूबर से लगभग 8 नवंबर तक T20 का मुकाबला होगा, वो भी 5 T20 का मुकाबला होगा। तो इस 5 T20 के मुकाबले के अंदर आपको सूर्या भाव दिखेंगे। और उसी के साथ साथ अगर रोहित और विराट की बात करें तो ये 19 अक्टूबर से जो 25 अक्टूबर तक का मुकाबला होगा 3 ओडीआई, उसमें दिखाई देंगे। अब आखिरकार ये कौन कौन से फॉर्मेट में होगा, तो 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जो मुकाबला होगा वो होगा आपका T20 फॉर्मेट में, और ये जो ऊपर 3 मुकाबले रखे गए हैं 19 से 25 अक्टूबर तक, वो ओडीआई के फॉर्म में होगा। तो हम इसी ओडीआई की बात करने वाले हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या प्लेइंग 11 होगी, कौन कप्तान, कौन उप कप्तान, कौन विकेट कीपर, कौन बैट्समैन, कौन ऑलराउंडर, इन सब के बारे में। तो देखो, पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आपके हिटमैन रोहित शर्मा साहब आते हैं। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो ओडीआई के अंदर आई थिंक ये 200 से ज़्यादा मुकाबला खेल रखे हैं, और उसी के ही साथ साथ काफ़ी अच्छा खासा रन भी मार रखे हैं, और उसी के साथ साथ एज अ हिटमैन के रूप में जाने भी जाते हैं। और उसी के साथ साथ अगर ये 7-8 छक्के मार देते हैं तो वर्ल्ड के नंबर 1 सिक्सर्स बन जाएंगे, यानी कि ओडीआई के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने वाला व्यक्ति आपका रोहित शर्मा बन जाएगा। अभी तो फिलहाल दूसरे नंबर पर हैं ही, बस 7-8 छक्के मार देंगे तो पहले नंबर पर आ जाएंगे। अगर शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल एज अ कैप्टन के रूप में खेलेंगे। अभी 54-55 मुकाबला ओडीआई के अंदर खेले और इनको कैप्टनसी मिल जा चुकी है। हाँ, वैसे भी ये ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन है। जब ओडीआई के अंदर देखा जाता है तो बंदे का यार 50 के ऊपर का तो केवल एवरेज रहता है, यानी कि 50 के ऊपर अगर खेलता है, मतलब जब खेलता है तो 50 के ऊपर ही मारता है। हाल फिलहाल आपके रोहित शर्मा का भी कुछ इसी हिसाब से एवरेज रहता है। फिर आएंगे तीसरे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि किंग कोहली, विराट कोहली साहब। तो विराट कोहली साहब का भी तो यार 50 के ऊपर का एवरेज है। तो अगर आप ऊपर से 3-4 लोगों को देख लोगे ना, ये जब ओडीआई के अंदर खेलते हैं तो इनका जो एवरेज होता है वो एवरेज ही 50 प्लस होता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो 4 लोग मिलकर ही 200 रन से ज़्यादा आराम से मार सकते हैं। एवरेज का मतलब जब एक बार खेलते हैं तो ये लोग एवरेज कितना रन बना सकते हैं एक पारी के अंदर, तो 50 के ऊपर एवरेज रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा माना जा सकता है। और ये जो ऊपर के 3-4 बैट्समैन है ना, इनका हमेशा रोटेशन लगा रहता है। जब आईसीसी रैंकिंग जारी करता है तो कभी रोहित शर्मा नंबर 1 बैट्समैन बन जाते हैं, कभी विराट कोहली बन जाते हैं, तो कभी आपके शुभमन गिल बन जाते हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर इस बार आपके उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन बनाउट हैं टीम इंडिया के। अब टीम इंडिया के अंदर इनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ, एक अच्छी खासी पदवी इनको मिल चुकी है वाइस कैप्टनसी की। इनको भी देखा जाए तो ये गिल से थोड़ा ज़्यादा मुकाबला खेले हैं, 70-75 मुकाबला आपके श्रेयस अय्यर खेले हैं, और गिल के ही जितना रन मारे हैं उनसे बस 100-200 रन ज़्यादा मारे हैं। तो अगर देखा जाए तो अच्छी खासी पदवी आपके श्रेयस अय्यर को मिल चुकी है, सरपंच साहब को। लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो ये बंदा काफ़ी अच्छा खासा खेल रहा था, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो। T20 का आपको प्रमाण मिल जाएगा IPL के अंदर, और टेस्ट का प्रमाण मिल जाएगा आपको डोमेस्टिक मैच के अंदर। और अगर ओडीआई देखना हो तो आप अभी देख ही लोगे जब 19 अक्टूबर से आएगा। फिर उसके बाद अक्षय पटेल साहब रहेंगे एज अ ऑलराउंडर के तौर पर। यहाँ पर सोचा गया था हार्दिक पांड्या को रखने को, हाँ, लेकिन अक्षय पटेल भी ठीक ठाक हैं। और उसी के साथ साथ अक्षय पटेल भी ठीक ठाक मुकाबले भी खेले, अनुभव है, और स्पिन बॉलिंग और बैटिंग और अच्छी खासी फील्डिंग, तीन के तीनों आप इनसे
मतलब सोच सकते हो कि मिल जाएगा हमें। फिर इसके बाद आएंगे आपके राहुल साहब। राहुल साहब एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में काम करेंगे और राहुल साहब का भी अच्छा खासा ओडीआई के अंदर अनुभव है। लेकिन अगर आप देखोगे राहुल को आखिरकार क्यों ऐसा नहीं होता कि ये आईसीसी के रैंकिंग में टॉप 1 पर आ जाएं, क्योंकि आप यार देखो ना, राहुल चौथे 5वें नंबर पर उतरते हैं और चौथे 5वें नंबर पर उतर कर आपको न T20 के अंदर ज़्यादा बैटिंग मिलने वाली है न ओडीआई के अंदर। इस वजह से आपके राहुल साहब थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। टेस्ट के अंदर देखोगे तो बंदे ने कईयों शतक लगा कर रखे हैं। अब नीतीश कुमार रेड्डी को देखोगे इस बार शामिल किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को इस बार मौका मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो आपके एज अ ऑलराउंडर के तौर पर काम करेंगे। और नीतीश कुमार की जगह मैं आपको बताऊं हार्दिक पांड्या को सोचा गया था। हार्दिक पांड्या हाल फिलहाल अभी इंजर्ड चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो नहीं खेल पा रहे और दूसरी मेहरारू के साथ भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता और दूसरकी वाली मस्त रहनी चाहिए। तो हार्दिक पांड्या को दिल्ली की एक नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं और बाकी अपना जो काम धाम है वो अपना कर रहे हैं। चलिए छोड़िए उनके बारे में, अभी वहाँ बिजी होंगे, हम प्लेइंग 11 पर थोड़ी नज़र मारते हैं। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो टीम इंडिया के 7 नंबर तक अच्छी खासी बैटिंग और कुछ बॉलर्स और विकेट कीपर आपको सब मिल जाएंगे। अब अगर हम प्योर बॉलर की बात करें, प्योर बॉलर जैसे आपके कुलदीप यादव तो एज अ स्पिनर बॉलर के रूप में काम करेंगे और इनको इस बार शामिल किया गया है, क्योंकि चाहे एशिया कप हो चाहे टेस्ट हो, सबके अंदर इन्होंने परचम गाड़े हैं। फिर अभी इनके ऊपर आते हैं, थोड़ी देर रुकिए तो सही। फिर आपके आएंगे मोहम्मद सिराज साहब, मोहम्मद सिराज जो कि एज अ फास्ट बॉलर के रूप में, और आपके अर्शदीप सिंह आएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर आपके जसप्रीत बुमराह को मौका मिलने का थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि उनको सोचा जा रहा है T20 में खिलाने का। लेकिन भाई साहब हर्षित राणा जो कि अभी खाली 2-4 मुकाबला ओडीआई के अंदर खेले हैं, लेकिन इनको भाई साहब मौका मिल जा चुका है। सारे लोग आते हैं तो बस से उतरते हैं, ये गौतम गंभीर के साथ BMW से उतरते हैं। अब पता नहीं कौन सा ऐसा गौतम गंभीर और हर्षित राणा के बीच कॉम्बिनेशन चल रहा है कि टूट ही नहीं रहा। भाई साहब जहाँ जहाँ गौतम गंभीर वहाँ वहाँ हर्षित राणा, जहाँ जहाँ हर्षित राणा वहाँ वहाँ गौतम गंभीर। आपके हर्षित राणा एकमात्र ऐसे प्लेयर बन चुके हैं अभी, अगर कप्तान और मतलब और लोगों को छोड़ दो तो भाई साहब वो लोग 3 के तीनों फॉर्मेट खेलने को नहीं पा रहे, आपके हर्षित राणा पा रहे हैं। यार रोहित और विराट ये अभी 35-36 साल के ही हैं, 36-37 साल के ही हैं। भाई साहब इनको ओडीआई मुकाबले खेलने के लिए तरसा लिया जा रहा है। हाँ, काफ़ी सारी चर्चाएं उठ रही हैं। हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट खिलाया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह को जल्दी 3 फॉर्मेट नहीं खिलाया जाता, मतलब किसी फॉर्मेट में ड्रॉप कर दिया जाता है, इनको खिलाया जा रहा है। उसी के साथ साथ सूर्य कुमार यादव, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि 3 के तीनों फॉर्मेट नहीं मिलता। आप सोचो ना, श्रेयस अय्यर इतना दिग्गज खिलाड़ी, उसको 3 के तीनों फॉर्मेट नहीं मिलता। हर्षित राणा के अंदर ऐसा कौन सा यार जड़ी बूटी ये मतलब खा ली है कि इनको 3 के तीनों फॉर्मेट में मौके मिलते हैं? बताइएगा ज़रूर, लेकिन इनको देखिएगा ज़रूर शामिल किया जाएगा, एक नहीं तो दूसरे मुकाबले में ज़रूर शामिल किया जाएगा। अब भाई साहब ऐसा हर्षित राणा के अंदर क्या है यार, समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ देखिएगा, लगभग आपकी यही प्लेइंग 11 रहने वाली है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।